नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। अस्पताल अग्निकांड, हादसा या लापरवाही। अस्पताल जहां बीमारी से जूझती जिंदगियां इस उम्मीद में जाती हैं कि उन्हें स्वस्थ जीवन का वरदान मिलेगा, जहां जिंदगी की नई किरण फूटती है और दुनिया में आए कई नए मेहमान अपनी आंखें खोलते हैं। लेकिन अगर वही अस्पताल जिंदगी की जगह मौत बांटने लग जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हादसा महाराष्ट्र के भंडारा जिला स्थित सरकारी अस्पताल में हुआ, जहां एक चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और 10 मासूमों को ले गई। सवाल ये कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और क्या वाकई ये हादसा था या फिर बड़ी लापरवाही। शनिवार की आधी रात महाराष्ट्र के भंडारा जिला स्थित सरकारी अस्पताल की नवजात देखभाल यूनिट आग के शोलों में घिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 नवजात बच्चे मौत की नींद सो गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 1 से 3 महीने के बीच थी। 3 मासूम जलने की वजह से मौत की आगोश में चले गए तो 7 ने दम घुटने की वजह से दम तोड़ दिया। हादसे के पीछे के कारणों में लापरवाही साफ नजर आती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चिंगारी आग का रूप ले लेती है और किसी को पता तक नहीं चलता। 3 मासूम आग में जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसी की नींद नहीं खुलती। 7 मासूमों की चीख धुएं के गुबार में दब जाती है और धुआं उन्हें निगल जाता है, लेकिन किसी को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होती। अस्पताल प्रशासन की नींद उस वक्त टूटती है जब 10 मासूम जिंदगियां मौत की नींद सो चुकी होती हैं। घटना के बाद हड़कंप मच जाता है और शोकाकुल परिवारों की चीखों पुकार ने सिर्फ अस्पताल प्रबंधन को ही नहीं जगाया बल्कि सरकार की भी नींद खोल दी। घटना पर उद्धव सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को सौंपने के साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट के आदेश भी दे दिए गए। तो वहीं पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम भी रखा गया है। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल उठते हैं कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही 10 जिंदगियों पर भारी पड़ी, और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आखिर कब तक सरकारें, प्रशासन हादसों के बाद ही जागते हैं और जागते रहेंगे। व्यवस्था प्रबंधन पर क्यों पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता या अतीत के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? कुछ सवाल यहां पर खबरफाज ने भी अपने इस मंच से उठाए हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, फिर करेंगे यहां पर विशेषज्ञों से बात। महाराष्ट्र में भंडारा जिला अस्पताल हादसा, किसकी लापरवाही? क्या टल सकती थी अनहोनी, बचाए जा सकते थे मासूम? 10 नवजात बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन? हादसे के बाद फायर ऑडिट के आदेश पहले क्यों नहीं लिया जाता संज्ञान? हादसों के बाद ही सुरक्षा नियमों पर क्यों जागती है सरकार और प्रशासन? नंबर आपके सामने, इन नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस हादसे से जुड़ी आपकी भी कोई राय हो, कोई सुझाव हो, हम तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ यही हादसा नहीं, इस तरह के और तमाम हादसे जो अतीत में घट चुके हैं उन पर आपकी क्या राय है? जांच कहां तक पहुंचती है और कार्रवाई कहां तक होती है? अगर कार्रवाई और जांच वक्त पर हो जाए तो क्या ये घटनाएं वापस घटेंगी, इनकी पुनरावृत्ति होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई मेहमान हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनोद चौहान हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, जो कि एक फायरमैन हैं। डॉक्टर शिव कुमार, पूर्व सीएमओ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और निशांत कुमार जो कि वास्तुकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर शिव कुमार, आप पूर्व सीएमओ हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये हादसा एक सरकारी अस्पताल में होता है और जहां पर बच्चों की देखभाल होती है उस यूनिट के अंदर यह हादसा होता है। क्या लगता है, क्या इतना साधारण सी बात है यहाँ पर एक अस्पताल के उस वार्ड में यह हादसा घटित हो जाना जहाँ पर नवजात बच्चों को रखा जाता है और किसी को इसकी खबर तक नहीं होती है? क्या ऐसी ही होती है अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं? बड़ी दुखद घटना है जी। इसमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन पे तुरंत बुलाना चाहिए और अलार्म भी, इमरजेंसी अलार्म भी लगा होता है। तो ऐसे में तुरंत जो मेन लाइन है जहाँ से बिजली लगती है उसको तुरंत ऑफ करें, और शॉर्ट सर्किटिंग जैसे भी हुई है तो उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगे होते हैं तो उनका तुरंत यूज होना चाहिए। सर, यूज तो होना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस यूनिट में ये हादसा हुआ है,
क्या वो यूनिट इस तरह से होती है? इतनी लापरवाही बरती जाती है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, इस तरह का खिलवाड़? चलिए सर, आऊंगी मैं, इस पर बातचीत करेंगे कि अस्पताल प्रबंधन इसके लिए कितना हद तक जिम्मेदार है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, यमुनानगर से जितेंद्र कुमार जुड़े हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी जितेंद्र जी। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी शिव कुमार जी। जी हाँ। एक अस्पताल का वो वार्ड जहां पर नवजात बच्चों को रखा जाता है, क्या इतनी ही सतर्कता बरती जानी चाहिए ऐसे वार्ड के लिए कि 10 बच्चे मौत की नींद सो जाते हैं, एक चिंगारी आग का रूप ले लेती है, 3 बच्चे आग में झुलस के उनकी मौत होती है और 7 बच्चों की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं, इतनी लापरवाही? नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होना चाहिए था। और ज्यादातर जो निक्कू बने होते हैं उसमें हर कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। तो कई बार स्टाफ ट्रेंड ना होने की वजह से या स्टाफ वहाँ अवेलेबल न होने की वजह से उसका प्रॉपर शायद यूज नहीं हुआ, नहीं तो ये आग बुझाई जा सकती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी तो हुई है। बिल्कुल। चलिए सर, इस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ विनोद चौहान भी जुड़े हुए हैं जो कि एक फायर ब्रिगेड कर्मी हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर अब राज्य सरकार ने फायर ऑडिट की बात की है, तमाम जो अस्पताल हैं, ये फायर ऑडिट हम समझना चाहेंगे क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, कितने कितने वक्त बाद ये होना ज़रूरी होता है? नमस्कार करना जी। ये फायर ऑडिट हर एक साल के बाद जो फायर एनओसी होती है, किसी बिल्डिंग होगा, कोई अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, तो एक साल के बाद इनको रिन्यू कराना होता है। रिन्यू में जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, जो भी फायर इक्विपमेंट होते हैं, वो उनकी जांच की जाती है। अगर वो प्रॉपर नहीं है उनको चेंज करने के लिए कहा जाता है। जी। हेलो जी जी शिव कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। जी शिव कुमार जी, आऊंगी आपकी तरफ। विनोद जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपने कहा कि साल दर साल ये ऑडिट जो है वो किया जाता है। इस ऑडिट में किन किन चीज़ों को देखा परखा जाता है? क्या लगता है कि क्या इस अस्पताल के पास में फायर ऑडिट था? क्या खुद फायर ब्रिगेड जो है इसके बारे में संज्ञान लेता है, या फिर जो संस्थाएं होती हैं वो खुद यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करती हैं कि हमारे यहाँ फायर ऑडिट कीजिए आके? ये जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट जो भी हैं, वो खुद जिस तरह एक साल पूरा होने के बाद वो फायर एनओसी के लिए अप्लाई करती हैं। और उसमें ये होता है कि भाई आप दोबारा जांच कीजिए, हमारे पास कोई इक्विपमेंट में कमी तो नहीं है। तो इक्विपमेंट्स को ही देखा जाता है, या फिर और भी चीज़ें दूसरी जो है इसमें देखी जाती हैं? बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कितना मजबूत है, ये सब भी इसमें देखा जाता है क्या? जो वायरिंग है इलेक्ट्रिक वायर्स की, तो उनको भी क्या इसमें देखा जाता है कि वो किस तरह से है, कितनी पुरानी है, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मेन सबसे पहले अगर जाके देखते हैं कि भाई कोई भी प्राइवेट सरकारी जो भी संस्थाएं स्कूल हैं, उनमें एंट्री और एग्जिट का बहुत ध्यान रखा जाता है। बाई चांस कहीं भी इमरजेंसी ऐसी हो, जैसे अभी ये महाराष्ट्र में हुआ जो कि बहुत खतरनाक थी, तो उसमें अगर एग्जिट का पेन होगा, इसके अंदर कोई हादसा होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है धुएं आग से बचने के लिए एक ही रास्ता ना हो, तो बाकी वहां से जाने के लिए। तो वायरिंग का तो कहना चाहूंगा वो तो बिजली डिपार्टमेंट का है, वायरिंग तो शायद हम नहीं देते। जी जी, एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जो कि आर्किटेक्ट है, निशांत कुमार। बहुत स्वागत है आपका निशांत जी। और
ये जो हादसा हुआ है, निशांत जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। पूर्व सीएम हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिव कुमार जी। जिस तरह से यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी लापरवाही रही उनकी तरफ से। यहाँ पर ये हादसा जिस वार्ड में हुआ है वहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। क्या इसी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर अस्पताल में रहती हैं? किसी ना किसी को तो रखा ही जाता होगा ना? नहीं, निको में पूरा स्टाफ होता है जी। तो उसमें स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, तो पूरा स्टाफ होता है। और जहाँ तक ये जो फायरिंग एक्सटिंग्विशर का सवाल है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी होती है। वो रेगुलर इनकी जांच करती है कि इनकी फिलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, कोई एक्सपायरी डेट के तो वो नहीं है। और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ वायर्स है, जो तार डलती है, वो क्वालिटी की है कि नहीं। और दूसरा, जब भी बिल्डिंग बनती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लोड, टोटल बिजली का लोड कितना है, तो उसी के हिसाब से वायरिंग की जाती है। और जगह जगह एमसीबी लगाई जाती हैं। और जो मेन बॉक्स होते हैं तो वो कोशिश करें कि भाई लकड़ी के ना बने हों, उनके ऊपर लोहे की कवर हो। और आसपास, उस पोल के आसपास कोई भी चीज, खासकर अस्पताल में जो ऐसे जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे ना हो, जो खासकर बोतल के कार्टून होते हैं, ड्राई कार्टून या गंदी चादर वगैरह, तो वो चीजें, वो रेगुलर जो कमेटी बनी होती है उनकी रेगुलर जांच करती है। तो इस हादसे में आपको दिखता है कि ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया होगा? इस हादसे के बारे में आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या लग रहा है कि अस्पताल प्रबंधन इन सभी बातों को उसने कितना फॉलो किया या कितना अनदेखा कर दिया? वो कहीं ना कहीं तो लगता है कमी रही है, या तो जब क्वालिटी ऑफ वायर में, या फिर जो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो वो कोई क्लोज अगर वो हो तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। जो ओपन वायर्स होती है यूजुअली उसमें शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए सर, आएंगे इस पर, हम आपसे बातचीत इस पे करेंगे। निशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आर्किटेक्चर हैं। निशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क ही नहीं हो पा रहा है निशांत जी से। विनोद चौहान जी, फायर ऑडिट का जो है ये कितना जरूरी होता है? अगर कोई ना करवाए तो इसके ऊपर क्या ये एक आपराधिक श्रेणी में आती है ये चीज? अगर किसी ने फायर ऑडिट नहीं करवाया है, जुर्माना कितना होता है? और इतने जिम्मेदार संस्थान, सरकारी अस्पताल जो है, वहां पर कितने लोगों की जो जान है उसका जिम्मा होता है इस तरह के अस्पतालों पर? अगर ऐसे संस्थान इस तरह की बातों को दरकिनार कर दें तो क्या इन पर भी कार्रवाई होती है? देखिए कायना जी, मैं कि मेरी जो एक पोस्ट है वो फायर की है। तो ये ऑडिट का जो हमारे अधिकारी होते हैं, दफ्तर के अंदर अधिकारी, उनका काम रहता है ये। तो मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता हो। चलिए, आएंगे इस पर, आपसे बातचीत हम और बढ़ाएंगे। दर्शन प्रधान, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। स्वागत है आपका दर्शन जी, रखें अपनी बात। जी कृष्ण जी, कृष्ण जी, माफ कीजिएगा जी। हाँ जी, कृष्ण प्रधान सारा जी, कहिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। हाँ जी मैडम जी, एक बात पूछना चाहते हैं, ये खट्टर जी और मोदी जी कितने किसानों को मौत के घाट उतारेंगे? जी कृष्ण जी, बिल्कुल कृष्ण जी, आज हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं वो उस हादसे से जुड़ा हुआ है जो महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में हुआ है। जो आप कह रहे हैं वो भी वाजिब मुद्दा है, लेकिन आज हम उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई यहाँ पर बात रखना चाहते हैं अपनी, तो आप जरूर रख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण प्रधान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिव कुमार जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनीपत से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहते हैं। शिव कुमार बोल रहा हूँ जी शिव कुमार जी, कहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ मैम, हम जो है दिल्ली पैसेंजर है रेलवे के। जी हेलो, जी ये पैसेंजर गाड़ियाँ कब चलिए चालू होंगी मैम? बड़े परेशान हो रहे हैं हम तो दिल्ली के लिए। एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें। हम मतलब सोनीपत से बोल रहे हैं, शिव कुमार मेरा नाम है जी।
और मैं 20-25 साल से दोनों सोनीपत से दिल्ली काम कर रहा हूँ। जी, और ये पैसेंजर गाड़ियां जो है अभी एक साल होगा करीब बंद होने पैसेंजर्स लगी है। ट्रेन को लेके आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और जब जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में आज बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में हुए उस हादसे की, जो हादसा कम और लापरवाही ज्यादा दिखाई देता है। हम इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। %33 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सवाल आपका में, और बात हो रही है लापरवाही की वजह से होने वाले हादसों की। इस वक्त जिस हादसे की बात हो रही है वो महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में सामने आया है, जिसने 10 मासूम जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया है। एक अग्निकांड हुआ जिसमें 10 मासूम बच्चे नवजात, जिनकी उम्र 1 से 3 महीने के बीच थी, वो मौत की नींद सो गए। 3 बच्चों की जलने की वजह से मौत हुई तो 7 ने दम घुटने की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सब के बीच में 10 मासूम बच्चे इस तरह से मौत की नींद सो जाते हैं, किसी को कोई खबर तक नहीं होती है। लापरवाही किसकी रही और हादसे के पीछे के कारण जो है वो क्या रहे, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनसे हम जरूर इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र, उनसे भी उनकी बात ले लेते हैं। विजेंद्र, स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में घटना घटती है जी, उसका हेलो जी जी विजेंद्र जी, उसका सबसे बड़ा दोषी होता है वहां का मुखिया, जिले का मुखिया, डीसी। जी, तो आप मानते हैं कि इसके लिए जिला प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार हैं इस हादसे के लिए? बिल्कुल डीसी जिम्मेवार होता है, क्योंकि एक अगर सिविल हॉस्पिटल का सीएमओ लिखता है फायर ब्रिगेड को तो इंस्पेक्शन करने नहीं आते, वो कोई रिपोर्ट नहीं देते उसके। डीसी की लापरवाही होती है, डीसी कोई काम नहीं करवाता। चलिए, लगता है कि अगर डीसी लेवल पे ये काम हुआ होता, सारी चीजें देखी गई होती, ये हादसा नहीं होता तो ये मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सोनीपत से शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका शिव कुमार जी। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको शिव कुमार जी, रखें अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ मैम, जो कोरोना के टाइम में सारी चीजें खुल चुकी है, ये लोकल ट्रेनें क्यों नहीं खुल पा रही है? बिल्कुल शिव कुमार जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि जब सब कुछ यहाँ पर ओपन हो रहा है तो फिर अभी तक पैसेंजर ट्रेन क्यों शुरू नहीं की गई हैं, इस मुद्दे को हम जरूर यहाँ पर उठाएंगे और जब जिम्मेदार जुड़ेंगे तब हम इस सवाल को जरूर यहाँ पर उठा करके उनसे जवाब भी तलब करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो खबर फास्ट जो है सवाल आपका के जरिए आपको एक मंच देता है जिस पर आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं और उन मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं, जिम्मेदारों से जवाब भी उनसे लेते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ विक्रम जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका विक्रम, रखें अपनी बात। मैम, जो ये फायर एक्सीडेंट हुआ है जी, तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी होती है फायर डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स की, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल्स की रिगार्डिंग कोई बिल्डिंग में आते हैं तो उससे पहले फायर से ड्राइंग अप्रूव करवानी पड़ती है। जी ठीक है, तो फायर ड्राइंग के अनुसार ही वो बिल्डिंग को तैयार करते हैं, जैसे उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं। तो आप मानते हैं कि फायर ब्रिगेड की बड़ी जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक राजकुमार कुरुक्षेत्र से ही जुड़े हैं हमारे साथ। राजकुमार जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ नमस्कार मैडम जी नमस्ते। आज कोई भी सरकारी अधिकारी चैनल पे नहीं है मैडम जी।
नहीं, आज हमारे साथ वो जानकार जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस विषय से संबंधित सवाल जान सकते हैं और बारीकी से इस विषय को लेकर हम बात कर सकते हैं। वो ठीक है मैडम जी, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होती है ना हर घटना के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की होती है ना। लेकिन वो विभाग और प्रशासन भी इसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेह जरूर है, जिसके हाथ में व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी है। वो लोग भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अगर ये कमी नहीं रहती तो ये ऐसी नौबत ही नहीं आती। कोई सवाल आप करना चाहते हैं? एक मिनट मैडम जी, मैं बात सुनो मेरी, एक मिनट तो। हेलो जी सुन पा रहे हैं हम राजकुमार जी। ये जो घटना हुई है ये बच्चों से जुड़ा मामला है। आज हमारा जिसने जिंदगी में आंखें भी नहीं खोली, 15 से पता नहीं कितने बच्चे आज सुबह से मैं न्यूज सुन रहा हूँ मर गए। तो मैडम जी इसमें कोई भी सरकार का अधिकारी क्या किसी ने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमारी गलती से या कुछ हुआ? सरकार तो कह रही है ना कि मामले की जांच करवाएंगे, जो जिम्मेदार होंगे दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम जी जांच तो होती रहती है, जांच का तो कुछ नहीं है। जांच की आगे क्या सोचोगे आप जांच कराओगे, कल क्या होगा कल की इस बारे में पूछ सकते जी। वही जिम्मेदारी तो तय करनी है राजकुमार जी, वही जानने की कोशिश हो रही है कि किस स्तर पर ये लापरवाही सबसे बड़ी रही, चूक सबसे बड़ी। जी घटनाएं बहुत घटती रही, ये भी घट गई, बहुत दुखित घटना है। लेकिन सरकार के आगे संज्ञान लेगी कि हर बात पे हम एक कोई भी वो लेंगे भाई आगे ऐसे नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये आपने कहा ठीक कि सरकार क्या इस तरह का कह सकती है, जिम्मेदारी ले सकती है, आश्वासन दे सकती है कि इसकी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार जी। और करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी मैं कहना चाह रहा हूँ। जी करीम जी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भंडारा में जो दुर्घटना हुई है ये बहुत दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो नेता हैं इनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जेल मंत्री थे, एक एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जी। ये अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं। अब तो यूँ लगता है कि मीडिया वालों को अपनी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा कि हर चीज को सामने लाए। हमारे आमला नगर पालिका क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, बैतूल जिले में, यहाँ पे एक भी लेडीज डॉक्टर नहीं है। प्रसव पीड़ा होने के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में लेडीज डॉक्टर नहीं है कि उसको कम से कम चेक कर सके। और मैं समझता हूँ कि जिस इलाके में ऐसी दुर्घटना होती है वहाँ के जो प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए, क्योंकि ये निष्क्रिय है, ये काम में नहीं लगे हुए। काम में लगे होते तो कुछ ना होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करीम खान जी। एक टीम को जिताने के लिए सिर्फ कप्तान का ही बेहतर होना या बेहतर खेलना काफ़ी नहीं होता। जब तक टीम के सभी प्लेयर अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, 100% नहीं देंगे, जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। यही बात हम आज यहाँ पर कर रहे हैं कि उस प्रशासन के लिए भी जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिर ये घटनाएं क्यों घट जाती हैं। जब सब काम को दुरुस्त तरीके से करवाने का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा जाता है तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाते हैं। हर बार हम सवाल सरकार से करते हैं, बिल्कुल बेशक सरकार से जवाबदेही बनती है सरकार की, लेकिन क्या हर बार सिर्फ सरकार ही जो है वो जवाब देने के लिए सामने आएगी? क्या उस प्रशासन या अधिकारियों को सामने नहीं आना है कि जो इन कामों को करने के लिए जिम्मा उठाते हैं? पूर्व सीएमओ डॉक्टर शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, मैं फिर से आपसे वही सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। क्या लगता है किस स्तर पर सबसे ज्यादा और बड़ी चूक रही कि ये जो घटना घटित हुई है? अगर उस स्तर पर काम ठीक से कर लिया जाता ऐसी घटना नहीं होती। ऐसा मैडम, ऐसी जो भी घटना है इसकी 4 स्टेप हैं। पहले है प्रिवेंशन। तो सबसे पहले जैसे बताया कि फायर डिपार्टमेंट से, फायर सेफ्टी ऑफिसर से फायर एनओसी लेनी होती है। तो पहले तो ये जांच का विषय है कि एनओसी ली हुई है। दूसरा जो उसका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मैंने बताया कि लोड, तो कितने लोड के हिसाब से वायर क्वालिटी की वायर प्रॉपर है कि नहीं, एनसीबी जगह जगह लगी हुई है कि नहीं, और वायर अंडरग्राउंड है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ वायर
अंडरग्राउंड थी या ओपन वायर थी, तो ओपन वायर में रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा है कि प्रिवेंशन ऑफ डेथ, तो ऐसे में जो बच्चों की ट्रेजेडी हुई है, तो अगर तुरंत इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड या दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर जितने भी हैं, तो उनको इमरजेंसी कॉल की जाए तो तुरंत सारे डॉक्टर ऐसे। सर आप यहाँ देख रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही एक तरीके से रही कि बिल्डिंग्स में आजकल हम देखते हैं कि फायर अलार्म्स होते हैं, कुछ स्मोक भी निकलता है तो वो अलार्म बज जाते हैं और कोई व्यक्ति आसपास होता है तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर आग लग जाती है, धुआं पूरे वार्ड के अंदर फैल जाता है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। साफ पता चलता है कि यहाँ पर ये सिस्टम काम कर ही नहीं रहा था। अगर कहा भी जाता है कि ये सिस्टम था अलार्म सिस्टम, तो वो काम नहीं कर रहा था, वर्किंग नहीं था। कोई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद होना जरूरी था, लेकिन वो भी वहां पर नहीं था। अगर होता तो वक्त रहते इतनी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता था। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर विनोद जी आपसे करना चाहूंगी कि ये जो फायर एनओसी की बात हो रही है यहाँ पर, फायर एनओसी लेना चाहिए और डिपार्टमेंट देता है। फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो संस्थाएं जिन्हें कराना होता है वो खुद यहाँ पर फायर ऑफिस में जाकर के बताती है कि हमें एनओसी चाहिए, या फिर जो दमकल विभाग है वो खुद संज्ञान लेता है? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी अस्पताल, बिल्डिंग है, प्राइवेट है, तो 1 साल पूरा होने के बाद वो रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं। जो रिन्यू की फाइल होती है वो थ्रू डीसी के आती है। जी, तो वो हर 1 साल के बाद, यानी ये फाइल भी डीसी के पास गई होगी। अब इस पर क्या संज्ञान लिया गया, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि अगर यहाँ पर जिलाधिकारी के पास से चीजें जाती हैं तो फिर वो उस पर कैसे कार्रवाई करते हैं। अगर यहीं पर पहले चीजों को देख लिया जाता, संभाल लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। फिलहाल के लिए यहाँ हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लापरवाही कैसे और कितनी भारी पड़ी है, ये इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। देश में ऐसे अग्निकांड की लंबी फहरिस्त है, जहां अगर व्यवस्थाएं पहले ही दुरुस्त कर ली गई होती तो उन हादसों को टाला जा सकता था। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में हुआ हादसा लापरवाही का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है। जांच और कार्रवाई की बात इस बार भी कही गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार की घटना से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों की सरकारें क्या और कितना सबक लेती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।